Hello, good morning everyone, and this is Divakar Patil. Lecture we have studied the factors affecting the microbial contamination, pharmaceutical products or microbial contamination. Okay, these we have studied that microbial products used to or if the product pharmaceutical product get infected with the microbial product, microspores or microbes. Okay, it contaminates the product, the formulation, it degrades the formulation, reduces its stability and effectivity. So in this lecture we're going to study the sources and type of microbial contamination. Okay, microbial spoilage is microbial spoilage of pharmaceutical product is basically get affected by two factors, which are first is environment in which they are manufactured, or the environment in which the pharmaceutical products are prepared, pharmaceutical formulations are prepared, and second one is raw material raw material which is used to formulate the pharmaceutical product. ओके, तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के दो मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, इन्वायरमेंट जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी एरिया हो, स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन एरिया होगा। ओके, एसेप्टिक एरिया में काम किया जाता है फॉर्मुलेशन का। तो ऐसा एरिया हो जिसमें जिसमें ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। ओके, उसके फैक्टर्स बाकी के जो है एटमॉस्फेयर ये वो आगे हम देखेंगे। लेकिन बेसिकली जो मेन फैक्टर है वो इन्वायरमेंट होता है। ओके, और दूसरा मेन फैक्टर है, ओके, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अभी देखो, अगर रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है फॉर्मुलेशन बनाने में, ओके, फॉर्मुलेशन बनाने में अगर वो अगर वो फॉर्मुलेशन या फिर वो जो रॉ मटेरियल है वो स्टराइल नहीं रहा, ओके, स्टराइल नहीं रहा या फिर उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुआ रहेगा, तो क्या होगा कि वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या फिर वो जो स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन होगा वो कंटामिनेट हो जाएगा। और अगर माइक्रोब्स ने वो फॉर्मुलेशन कंटामिनेट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो स्पॉइल हो जाएगा, जो फॉर्मुलेशन है वो स्पॉइल हो जाएगा, उसकी इफेक्टिविटी मिलेगी नहीं, उसकी स्टेबिलिटी रहेगी नहीं। ओके, वो पेशेंट को भी हार्म कॉज कर सकता है। ओके, सो फर्स्ट इज द फैक्टर विच अफेक्ट्स और द सोर्सेस by which the microbial contamination occurs. There are different type of sources. In that, first is atmosphere. Okay, presence of microbes in working atmosphere is having an ability to contaminate the product which is manufactured. ओके, तो क्या होगा बेसिकली, जो एटमॉस्फेयर है, वर्किंग एटमॉस्फेयर, उसके अंदर अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन रहा तो क्या होगा कि जो फॉर्मुलेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो कंटामिनेट होगा, उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉर्मुलेशन है वो डिग्रेड होने के चांसेस रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जो प्रोडक्ट जो फॉर्मुलेशन का एटमॉस्फेयर रहेगा उसमें अगर माइक्रोब्स का प्रेजेंस रहा तो डेफिनेटली वो जो फॉर्मुलेशन हम बनाने वाले हैं वो कंटामिनेट होगा। ओके, उस पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड इज जनरली द माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर आर रिमेन सस्पेंडेड ऑन डस्ट पार्टिकल, स्किन, क्लोथिंग, droplets of moisture and sputum generated by sneezing and coughing. तो क्या होता है, जनरली जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हम वर्किंग कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन बन रहा है, ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया रहेगा, ओके, उसके एटमॉस्फेयर में इन केस अगर माइक्रोब्स रहे तो वो जो है माइक्रोब्स वो क्या करते हैं, जो एयर पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल जो होंगे, ओके, डस्ट पार्टिकल जो होंगे उनके साथ सस्पेंडेड रहेंगे इन्वायरमेंट में। उसके बाद जो वर्किंग करने वाले जो लोग हैं वहां पर, जो लेबर्स रहेंगे या फिर जो फॉर्मुलेशन करने वाला पर्सन रहेगा, उसके स्किन पे स्टिक हो जाएंगे। ओके, ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन फिर क्या होगा कि वो जो माइक्रोब्स है वो फॉर्मुलेशन के साथ मिक्स हो जाएंगे। ओके, देन क्लोथिंग,
अगर इन्वायरमेंट असेप्टिक नहीं रहा या फिर इन्वायरमेंट स्टेराइल नहीं रहा, तो क्या होगा कि वो जो इन एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्लोथिंग के थ्रू, स्किन के थ्रू, डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स अगर रहेंगे कुछ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, ओके, स्पूटम जो रहेगा, वहाँ के जो लेबर से अगर कफिंग और स्नीजिंग किया, तो वो स्पूटम के साथ में मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के थ्रू वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट करने करेंगे। ओके, और इससे क्या होगा, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेट होगा। ओके, नेक्स्ट इज, thus it is recommended that the manufacturing of pharma products should be carried out in clean and aseptic rooms। तो इसी वजह से या फिर इसी रीजन के लिए जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो एक क्लीन रूम में बनाए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं और असेप्टिक रूम्स में मोस्टली यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे वो जो फॉर्मुलेशन एरिया है वहाँ पे माइक्रोब्स का प्रेजेंस रहा, इनकेस माइक्रोब्स का प्रेजेंस रहा, तो डेफिनेटली वो जो फॉर्मुलेशन है वो कंटामिनेट होगा। ओके, वो जो फॉर्मुलेशन है वो कंटामिनेट होगा। नेक्स्ट इज, सेटल प्लेट एंड डिफरेंट एयर सैम्पलिंग मेथड्स आर बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ऑफ द माइक्रोब प्रेजेंट इन द वर्किंग एरिया। सो ये जो टेक्निक है, ये सेटल प्लेट मेथड, ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर सपोज कोई स्पेसिफिक एरिया असेप्टिक किया या फिर उसको क्लीन किया है, तो before manufacturing the product or formulation, okay, before the formulation of the pharma product, a plate is maintained in this specific room or placed in a specific room for some time, जिसमें न्यूट्रिएंट मीडिया होता है। ओके, कुछ देर के लिए उसे रखा जाता है उस रूम में, और फिर वो जो पार्टिकल्स होंगे वहां पे एटमॉस्फेयर में, जो डस्ट पार्टिकल होंगे या फिर कोई भी पार्टिकल्स होंगे, तो वो उस पे सेटल डाउन होने देते हैं और फिर उस मीडिया को इंक्यूबेट करते हैं, चेक करने के लिए कि वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है क्या। ओके, तो इसीलिए फिर ये मेथड यूज करते हैं, सेटल प्लेट मेथड, की जो स्पेसिफिक एरिया डिसइंफेक्ट किया है या फिर जो स्टराइल किया है एरिया, वो एक्चुअली स्टराइल है क्या, ये चेक करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। Okay, this microbial count of atmosphere can be reduced by chemical disinfection, UV light, filtration and gaseous agent। तो ओके, अगर इन केस किसी एटमॉस्फेयर में, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में या फिर जो फॉर्मुलेटरी एरिया होगा, वहां पे माइक्रोब्स का प्रेजेंट रहा, ओके, होगा, तो क्या करेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिनाइल वगैरह यूज कर लेते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए, केमिकल्स यूज कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, यूवी लाइट्स यूज होती है माइक्रोब्स को मारने के लिए या फिर बैक्टीरिया जो होंगे उनको मारने के लिए, यूवी लाइट यूज होती है, फिल्ट्रेशन यूज होता है, हेपा फिल्टर जैसे फिल्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वो जो स्पेसिफिक एरिया है वहां से जो माइक्रोब्स है या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे, ओके, जो भी डर्ट होंगी वो निकाल लेंगे, जिससे वो स्पेसिफिक एरिया फिल्टर आउट हो जाएगा। ओके, देन डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं वो यूज करते हैं, और उसके हेल्प से फिर वो जो स्पेसिफिक एरिया है फॉर्मुलेशन का, वो असेप्टिक किया जाता है, माइक्रोब्स फ्री किया जाता है। तो ये एक फर्स्ट सोर्स हो गया, ये एक फर्स्ट सोर्स हो गया, जो जो सोर्स होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। नेक्स्ट वन इज वाटर। ओके, वाटर जो है वो मोस्टली फॉर्मुलेशन के लिए यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट की नंबर ऑफ टाइम्स वाटर ही यूज होता है फॉर्मुलेशन के लिए। अभी कोई रेयर फॉर्मुलेशन होंगी जिसमें वाटर यूज ना हो, लेकिन फार्मेसी के बहुत से फार्मा प्रोडक्ट है जिसमें वाटर यूज होता है। ओके, साइमल्टेनियसली वाटर जो है वो क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है और वॉशिंग के लिए भी यूज होता है। ओके, फार्मेसी में जो भी ऑपरेशंस होते हैं फ्रॉम फॉर्मुलेशन टू वॉशिंग क्लीनिंग, वाटर इज अ वाटर इज यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, देन लेकिन कैसे होता है, अगर वाटर यूज होता है ना,
ओके, वाटर मोस्टली यूज़ होता है तो वहाँ पे चांसेस भी ये होते हैं कि वाटर में कंटामिनेशन ज़्यादा हो, क्योंकि वाटर एक फ़ेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स के लिए मॉइस्चर की वजह से कि वहाँ पे कंटामिनेशन हो। ओके, तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वाटर में कंटामिनेशन ना होगा, अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर में कंटामिनेशन नहीं होगा। ओके, तो ये फ़ेवरेबल मीडिया है माइक्रोब्स का कि जिसमें इन्फेक्शन या फिर जो भी स्पॉइलेज है वो ज़्यादा हो। Thus, it is necessary that we have to use treated water like deionized water and distilled water for manufacturing of pharmaceutical product. तो हम वाटर अगर यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ यूज़ करेंगे तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे पता है क्या? जो टैप वाटर है या फिर जो नॉर्मल वाटर है वो नहीं यूज़ करेंगे। जो डीआयोनाइज़्ड वाटर है, ओके, जो डिस्टिल वाटर है जो 100% माइक्रोब्स फ्री है, उसमें माइक्रोब्स के चांसेस कम है, या फिर जो टीडीएस होगा उस उस वाटर का वो जीरो होगा। ऐसे प्रोडक्ट्स हम ये जो ऑपरेशंस है उसके लिए यूज करेंगे। ऑपरेशंस यानी क्या? भी ये ऑपरेशंस मतलब ये जो फॉर्मुलेशन है, ओके, ये जो फॉर्मुलेशन है इसके प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज फिर वाटर में बी ट्रीटेड बाय यूवी लाइट फिल्ट्रेशन और बाय स्टोरिंग देम एट एलिवेटेड टेम्परेचर। वाटर जो है वाटर जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कि उसको अगर फिल्टर कर दिया, ओके, उसको वाटर को अगर फिल्टर कर दिया या फिर स्टोर कर दिया एलिवेटेड टेम्परेचर पे, यूवी लाइट से ट्रीट किया, तो इस तरीके से अ, हम वाटर को यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। अभी जो मैंने बोला कि रॉ मटेरियल जो यूज होता है फॉर्मुलेशन के लिए, वो भी एक सोर्स हो सकता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। ओके, तो basically the raw material from the natural origin which are used for manufacturing of pharmaceutical product are acting as a rich source of contamination in the pharmaceutical product। मतलब जो रॉ मटेरियल नेचुरल सोर्स से मिलते हैं या फिर ऑब्टेन किए जाते हैं, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ओके, ये जो प्रोडक्ट यूज होते हैं रॉ मटेरियल वो रिच सोर्स होते हैं, यानी इसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेचर में। तो नेचर से कलेक्ट करके फिर इनको यूज किया जाता है। ओके, सो बेसिकली इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं रॉ मटेरियल में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कंटामिनेशन होने के। ओके, प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल सोर्सेज सच एज जिलेटिन, थायराइड, पैनक्रियास, कॉक्नियल etc are easily get attacked by microorganisms। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल सोर्स यूज किए जाते हैं कि उनसे कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो या फिर उनसे कुछ चीजें ऑब्टेन की जाए, मेडिसिन बनाने के लिए यूज हो। ओके, ये सब चीजें उनसे ऑब्टेन की जाती है। ओके, जैसे जिलेटिन हो गया, बोन से ऑब्टेन करते हैं, बोन को ट्रीट करते हैं, एनिमल बोन को ट्रीट करके फिर उनको यूज किया जाता है। ओके, यानी जिलेटिन कहाँ से मिलता है कि एनिमल सोर्स से मिलता है। ओके, तो उसको ट्रीट एनिमल सोर्स को ट्रीट करके फिर उससे जिलेटिन बनाया जाता है। पैनक्रियाज हो गया, ओके, पैनक्रियाज हो गया, वहां से इंसुलिन बना सकते हैं। ओके, इंसुलिन बना सकते हैं। तो ये जो सोर्सेस है एनिमल के, इसमें भी कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसमें भी कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर कंटामिनेशन हुआ तो वापस स्पॉइलेज आएगा, माइक्रोबियल स्पॉइलेज, और उससे प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो स्पॉइल होगा। Next one is even the material from the plant's origin like agar, starch, acacia, tragacanth, etc. are also easily get affected by microbes। मतलब जो प्लांट सोर्स होते हैं, ओके, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट सोर्स जो होते हैं, तो उससे जो चीजें मिलती है, ओके, जैसे अकेशिया हो गया, अगार हो गया, ट्रागाकांथ हो गया, ओके, ये जो होता है कि इसमें भी माइक्रोब्स का कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये तो मिलता है नेचुरल सोर्स से।
और नेचर में माइक्रोब्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा एटमॉस्फेयर में होते हैं माइक्रोब्स अवेलेबल। तो इसकी वजह से फिर अगर ये रॉ मटेरियल ऐसे यूज़ कर लिया, ऐसे ही अगर यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से फिर कंटामिनेशन हो सकता है। ओके, देन हीटिंग ट्रीटमेंट, फिर ये जो कंटामिनेशन है, ये जो कंटामिनेशन है ये अवॉइड कैसे करेंगे हम रॉ मटेरियल्स का? तो हीटिंग ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, रेडिएशन, okay, various other sterilization methods are applied for reducing the microbial load in raw material. तो ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये जो रॉ मटेरियल होता है, इसमें इसमें क्या होता है कि ये अगर माइक्रोब्स कंटेंट करे या फिर इसमें अगर माइक्रोब्स हो, तो इसको फ़िल्टर किया जाता है, इसको रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है, इसका स्टेरिलाइज़ेशन किया जाता है। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, ये सब चीज़ों से क्या होगा कि वो जो मटेरियल है, वो जो रॉ मटेरियल है या फिर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो वो स्टेराइल हो जाएगा। So after making it free from microorganisms, we can use in the formulation of the product. What we can use? This raw material, okay, which was previously contaminated, and after sterilization, after making it free from microorganisms, we used it as a raw material for the formulation. Next one. प्रोसेस ऑपरेशंस। अभी कैसे होता है पता है क्या? अगर कोई हम चीज़ बनाएँ, ओके, कोई चीज़ बनाएँ और वो चीज़ बनाते-बनाते हमारे बॉडी पे, हाथ पे, स्किन पे, क्लोथ्स पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म स्टिक हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म स्टिक हो जाए, तो क्या हो सकता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म स्टिक हुए हैं, उनकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है, ओके, वो जो चीज़ है जो हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वो कंटामिनेट हो सकती है। ओके, तो प्रोसेस ऑपरेशंस जो है वो भी फार्मास्यूटिकल माइक्रोस्पोरेज का एक सोर्स हो सकता है। उसकी वजह से भी एक तरीके से कंटामिनेशन हो सकता है, स्पॉइलेज हो सकता है। ओके, माइक्रोब्स में बी गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बिकॉज़ ऑफ प्रोसेस ऑपरेशंस। ये जो प्रोसेस ऑपरेशंस होते हैं इनकी वजह से, जैसे मैंने बोला अभी, ये जो प्रोसेस ऑपरेशंस होते हैं इनकी वजह से क्या हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फॉर्मुलेशन में जा सकते हैं। ओके, if operators are suffering from skin infection, then the product may lead to then it may lead to incorporation of skin flora in product. मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऑपरेटर है फॉर्मुलेशन, सपोज मैं कोई टैबलेट बना रहा हूँ और वहां पे जो ऑपरेटर है टैबलेट पंचिंग मशीन का या फिर जो भी मशीन होगा वहां पे, ओके, मिक्सर या फिर ग्राइंडर जहाँ पे होगा, ओके, तो वहां पे अगर कोई ऐसा पर्सन काम कर रहा है, ऐसा पर्सन काम कर रहा है, ऑपरेटर काम कर रहा है कि जिसको स्किन इन्फेक्शन हो, तो वहां पे चांसेस हो गए कि उसका जो स्किन इन्फेक्शन है, उसका जो स्किन का फ्लोरा है, उसके स्किन पे जो इन्फेक्शन होगा वो ट्रांसफर हो सकता है उस मिक्सचर में, उस प्रोडक्ट में, या फिर जो भी चीज़ हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट होगा, तो उसमें ट्रांसफर होने का चांसेस होगा अगर वो प्रोडक्ट के साथ में प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो। ओके, also the operators with the poor personal hygiene are also responsible for contamination of the pharmaceutical product. तो क्या होगा कि वहाँ पे अगर वो फॉर्मुलेशन बन रहा है और वहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन हो, ऐसा ऑपरेटर हो जिसका पर्सनल हाइजीन बहुत कम हो, पुअर पर्सनल हाइजीन हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, उसके अनहाइजीन की वजह से वो जो पार्टिकल्स होंगे, डर्ट पार्टिकल या फिर जो भी माइक्रोब के पार्टिकल्स हो सकते हैं उसके बॉडी पे, वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इससे क्या हो सकता है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका भी कंटामिनेशन हो सकता है। Okay, operators suffering from upper respiratory tract infections lead to contamination of the product, which is followed by sneezing and coughing. Okay, अभी कैसे होता है कि अगर कोई ऑपरेटर टैबलेट फॉर्मुलेशन कर रहा है, या भी जो भी फॉर्मुलेटर होगा, तो कैसे होता है कि वो अगर फॉर्मुलेशन के टाइम उसने उसका फेस कवर नहीं किया, उसको अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, कोई चीज़ होगा, अस्थमा होगा, कोई चीज़ होगा, ऐसा टीबी होगा,
तो क्या हो सकता है, वो जब कफिंग करेगा ना, वो जब कफिंग करेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो जो इन्फेक्शन है वो प्रोडक्ट में जाने के चांसेस है। ऐसे डिसीज भी होते हैं, कंटेजिनियस डिसीज, जो कंटामिनेशन की वजह से स्प्रेड होते हैं। ओके, जो माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। ओके, तो क्या होगा कि ये जो इन्फेक्शन है, ये थ्रू स्पुटम, थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ कफिंग, स्नीजिंग, ओके, जो मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स होंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, जो कफिंग की वजह से बाहर आएंगे माउथ कैविटी से, ओके, इनकी वजह से क्या हो सकता है कि वो जो स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट हो जाएगा। अगर वो कंटामिनेट हो जाएगा तो वहां पे फिर उस प्रोडक्ट में बैक्टीरियल या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसकी कॉलोनीज तैयार हो जाएंगी। और ऐसा प्रोडक्ट अगर किसी पेशेंट ने या फिर जो भी पर्सन होगा उसने कंज्यूम किया, तो उसको तो उस चीज का कोई इफेक्ट होगा नहीं, यानी फॉर्मुलेशन का कोई तो इफिकेसी मिलेगा नहीं उसको, लेकिन डबल उसको दूसरा कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। ये भी चीज हो सकती है, या फिर उस पेशेंट के पास पहुंचने के पहले ही वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, ओके, उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा, इफिकेसी कम हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें हो सकती, किस चीज की वजह से, अगर प्रोसेस ऑपरेशन करते टाइम अगर हाइजीन नहीं रखी ना, जो ऑपरेटर होगा, ओके, उसने हाइजीन नहीं रखी, या फिर जो लेबर्स होंगे पैकिंग करने वाले, ये वो, उन्होंने हाइजीन नहीं रखी तो कंटामिनेशन हो सकता है। अभी सपोज अगर प्रोडक्ट पैकिंग चल रही है और वहां पे जो लेबर्स यूज होते हैं, ओके, मशीन्स यूज होते हैं, उनके अंदर हाइजीन नहीं रही तो क्या हो सकता है कि वो जो डर्ट है, वो जो मशीन की डर्ट है, या फिर वहां पे अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट रहे तो वो तो ट्रांसफर होंगे ही फॉर्मुलेशन में। ओके, वो ट्रांसफर होंगे ही फॉर्मुलेशन में, अगर वहां के पर्सन हाइजीनिक नहीं रहे तो उनका इन्फेक्शन उस फॉर्मुलेशन में ट्रांसपोर्ट होगा, माइक्रोब्स उस फॉर्मुलेशन में ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इस तरीके से ये अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, इक्विपमेंट्स। ये भी एक सोर्स होता है, कि जैसे मैंने अभी बोला, अगर पैकिंग के टाइम इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, या फिर फॉर्मुलेशन के टाइम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट रहे, वो जो इक्विपमेंट्स है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे, उनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट रहा, तो उनकी कोई ऐसी कैविटीज होंगी, या फिर कोई भी चीज होंगी, क्रिटिकल प्लेसेस जो होगी, वहां अगर डर्ट जमा हो गई, ओके, क्योंकि मशीन अगर कॉम्प्लेक्स है, क्रिटिकल है, तो उसको साफ करना, उसको क्लीन करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, उसको साफ करना, क्लीन करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा तो मशीन ठीक से साफ नहीं हो पाएगा, और वहां पे फिर माइक्रोब्स जमा होंगे, ओके, माइक्रोब्स एक्यूमुलेट होंगे, डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट होंगे, और डस्ट पार्टिकल के ऊपर अगर इन्वायरमेंट के माइक्रोब बैठ गए और वो डस्ट पार्टिकल इन केस ड्यू टू वाइब्रेशन और एनीथिंग वो फॉर्मुलेशन में मिक्स हो गए, तो क्या होगा कि वो फॉर्मुलेशन खराब हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उस मशीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसीलिए वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन्स यूज होती है, उसमें अननेसेसरी जॉइंट नहीं चाहिए, वेल्डेड एरियाज नहीं चाहिए, जंक्शंस नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम कॉम्प्लेक्स तैयार हो, मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम कॉम्प्लेक्स तैयार हो। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो फॉर्मुलेशन है ये कंटामिनेट होने के चांसेस होंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज concept of clean in place should be adopted for cleaning of pipes, pumps, heat exchanger units, homogenizers and large equipments। तो ये जो कंसेप्ट है क्लीन इन प्लेस, मतलब क्लीन रखना कोई भी प्लेस, ओके, ये जो है वो यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे अगर ये जो मशीन्स है, ये जो पंप्स होंगे जो यूज हो रहे हैं, सपोज एसपीएलसी में पंप्स यूज होते हैं, पंप अगर कंटामिनेट रहा तो फॉर्मुलेशन भी कंटामिनेट होगा, उसका इवेल्यूशन भी कंटामिनेशन के थ्रू ही होगा। हीट एक्सचेंजर यूनिट जो होते हैं उसमें अगर कंटामिनेशन रहा तो क्या होगा कि कंटामिनेशन बढ़ेगा। होमोजेनाइजर्स होते हैं, ओके, हाई स्पीड होमोजेनाइजर्स होते हैं, ओके, हाई प्रेशर होमोजेनाइजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सिस्टम या किसी के अंदर से सिस्टम पास होते हैं, अभी होमोजेनाइजर्स जो होते हैं उसके अंदर से सिस्टम पास होती है, उसके अंदर सिस्टम रहती है, सिस्टम यानी फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन रहता है लिक्विड फॉर्म में। सपोज अभी माइक्रो नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं तो हाई प्रेशर होमोजेनाइजर्स यूज होंगे, उसके बाद में
हाई स्पीड होमोजेनाइजर जो यूज होगा, जो उस फॉर्मुलेशन को मिक्सअप करता है। तो ऐसी सिस्टम अगर क्लीन नहीं रही तो इनडायरेक्टली जो कंटामिनेशन है उस चीज में उस फॉर्मुलेशन में फॉरवर्ड होगा या फिर फॉर्मुलेशन में मिक्सअप होगा। ओके, तो इसी चीज की वजह से, ओके, इसी चीज की वजह से ये कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए हम क्लीन इन प्लेस जो कंसेप्ट है वो अ, अपनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि वो जो स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन है वो क्लीन करा जाएगा, या फिर सॉरी फॉर्मुलेशन नहीं, वो जो स्पेसिफिक एरिया है मशीन से वो क्लीन की जाएगी, इक्विपमेंट्स क्लीन की जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज पैकिंग मटेरियल। Ability of packing material to contaminate the pharmaceutical product basically depends on its composition, storage condition. मतलब जो भी फॉर्मुलेशन बना है, फाइनल प्रोडक्ट बना है, उसके पैकिंग के लिए, फॉर सेक ऑफ इट्स पैकिंग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज बेसिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पैकिंग के लिए जो मटेरियल यूज होता है, जो कार्डबोर्ड्स होंगे, जो शीट्स होंगे, यूज होंगे, वो भी वो भी कंटामिनेशन कर सकता है। उसके पास भी एबिलिटी होती है कंटामिनेशन करने की, क्योंकि वो किस जगह पे रखा है, उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या थी, ये भी डिपेंड करती। अगर फाइनल प्रोडक्ट पैक करने के लिए कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं और वो कार्डबोर्ड किसी डस्टी एरिया में रख दिए, तो उससे तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट पे कंटामिनेशन फॉरवर्ड होगा ना। उससे तो स्पेसिफिकली वो कंटामिनेशन तैयार होगा उस प्रोडक्ट पे। ओके, कंटामिनेट होगा वो प्रोडक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज पैकिंग मटेरियल प्लेज एंड ड्यूअल रोल एज एंड एक्ट एज अ बोथ। मतलब पैकिंग मटेरियल जो है वो क्या कर सकता है, वो कंटामिनेशन भी कॉज कर सकता है और कंटामिनेशन अवॉइड भी कर सकता है। okay, that is contaminant for the product and also able to prevent the entry of microorganism moisture in product। मतलब पैकिंग क्यों करते हैं हम किसी भी चीज की, कि उसके अंदर इन्वायरमेंट में जो चीजें डर्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ओके, ये पास ना हो, कंटामिनेशन ना हो इस चीज के लिए। अभी सपोज पिकल होता है, पिकल होता है, पिकल म्हणजे लोणचं। ओके, तो क्या करते हैं, उसको बनाने के बाद में उसमें हाईली चांसेस होते हैं कि कंटामिनेशन होगा। तो उसके लिए घर वाले, अपनी मम्मी या फिर दादी जो भी बनाएंगे पिकल्स, वो क्या करेंगे कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देंगे और उसको पैक कर देंगे। तो उसको पैक करने के बाद क्या होगा कि बाहर के जो माइक्रोब्स जो अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर इनकेस माइक्रोब्स ट्रांसफर हो गए तो वो क्या, पिकल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से फिर जो पैकिंग मटेरियल है वो बहुत दोनों काम करता है, फॉर्मुलेशन बनाने के भी और फॉर्मुलेशन को खराब करने का भी। ओके, फॉर्मुलेशन पैक करने का भी और उसको खराब करने का भी, दोनों काम कर सकता है। ग्लास कंटेनर्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड क्लोजर लाइनर्स कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स इफ नॉट ट्रीटेड विद एनी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। अभी जो ग्लास कंटेनर्स यूज होते हैं, जो कार्डबोर्ड अभी बोला मैंने, कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज होते हैं, क्लोजर लाइनर्स यूज होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, बाहर से आते हैं, या फिर नेचर में, नेचर यानी उनका ट्रांसफर कैसे होता है, एटमोस्फेयर में से ही होता है ना। तो एटमोस्फेयर में से क्या हो सकता है कि उन पे कंटामिनेशन आ सकता है। उन पे कंटामिनेशन आ सकता है, इसका मतलब क्या कि वो अगर कंटामिनेटेड हो या फिर कोई चांस हो उसको कंटामिनेटेड होने का, तो उसको हम स्टेराइल करके यूज करेंगे, स्टेराइल करके ही यूज करेंगे। ओके, वॉट एवर, कोई भी प्रोसेस हो जो उसको स्टेराइल कर देगी। तो वो प्रोसेस अप्लाई करके हम ये जो कार्डबोर्ड्स होंगे, कंटेनर्स होंगे ग्लास के, ओके, रबर क्लोजर्स होंगे, ये क्या कर देंगे ओके, ये क्या कर देंगे, इनको स्टेराइल कर देंगे। अगर इनको स्टेराइल नहीं किया तो क्या हो सकता है कि ये जो मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल, इसके थ्रू, due to this packing material, contamination can be transferred to the formulation। ओके, इसीलिए जो भी पैकिंग मटेरियल हम यूज करेंगे उसको यूज करने के पहले स्टराइल करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अभी बिल्डिंग भी ऐसी जो 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 एरिया में हम फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, सपोज कोई कंपनी है, ओके, कंपनी है, उसके अंदर फॉर्मुलेशन होने वाला है, तो वो जो फॉर्मुलेशन होने वाला है ना, ओके, वो असेप्टिकली हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट इन दिस, द सीलिंग वॉल
and floor should be constructed of the material which is easy to clean, non porous in nature. मतलब जो भी एरिया, जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसकी सीलिंग, उसकी दीवारें, उसका फ्लोर, वो जो होगा ऐसे मटेरियल से बना जाए जो नॉन पोरस हो, नॉन पोरस हो, जिसमें पोर्स ना हो। ये क्यों नॉन पोरस क्यों? क्योंकि अगर वो जो सीलिंग या फिर वॉल, जो भी चीजें रहेंगी, जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल रहेगा, नॉन पोरस रहेगा, तो उसमें डर्ट एक्यूमुलेट होने के या फिर कोई भी कंटामिनेशन एक्यूमुलेट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर प्लेन सरफेस रहा तो कंटामिनेशन नहीं होगा, अगर हुआ भी तो डिसइंफेक्टेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, यूवी लाइट्स होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत से डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं स्टराइल करने के लिए फ्लोर या फिर सीलिंग या फिर वॉल। तो ये क्या करेगा कि एक्यूमुलेट नहीं करेगा इन कंटामिनेंट को, अगर नॉन पोरस रहा तो। और फिर क्लीनिंग करने में, क्लीन होने में, वो फ्लोर क्लीन होने में आसानी आएगी। ओके, पोरोसिटी इन वॉल एंड फ्लोर विल लीड टू accumulation ऑफ डेब्रीज एंड मॉइस्चर। अभी जो मैंने बोला वो, यानी ये जो पोर्स रहेंगे या फिर ये जो पोरस नेचर रहेगा वॉल्स और फ्लोर का, तो इसमें डेब्रीज यानी डर्ट, और मॉइस्चर, ये जमा होने का, एक्युमुलेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। Surface of wall and floor should be remain unaffected to damage caused by cleaning agent like detergents। मतलब जो सरफेस होगा वॉल का और फ्लोर का, वो जो है उसको उसको डैमेज नहीं होने देना है, उसको डैमेज नहीं होने देना है। वो कंटिन्यूअसली डिटर्जेंट्स या फिर जो क्लीनिंग एजेंट्स है उनके थ्रू क्लीन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज केमिकली वॉल सीलिंग फ्लोर सरफेस शुड बी रेजिस्टेंट टू सॉल्वेंट, डाई, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज। मतलब केमिकली, अगर केमिकली मतलब जो वॉल्स और डाइज रहेंगे, ओके, जो सपोज अब अगर स्पेसिफिक कोई एरिया है कलर प्रोडक्शन करने वाली, डाई प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, उसका वो अगर केमिकली डाई डाई के साथ साथ एक्ट करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर भी डाई जा सकती है या फिर डाई से वो कंटामिनेट हो सकता है। ओके, तो वो क्लीन करने में आसानी नहीं होगी। सपोज अगर मेरे पास कोई व्हाइट शर्ट है, ओके, व्हाइट शर्ट है, और उसके ऊपर दाग लग गया, तो वो मिटाना आसान होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो शर्ट क्या करेगी, उस डाई को या फिर उस कलर को, दाग को एब्जॉर्ब कर लेगी। उसी जगह पे मेरे पास अगर कोई ऐसा शर्ट रहा जो सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, ओके, उस पर अगर कोई भी चीज डाल दो, दाग लगा दो, तो वो लगेगा ही नहीं उस चीज पे, तो उसको क्लीन करने में आसानी कम होगी। मार्केट में आते हैं ऐसे शर्ट्स या फिर ऐसे क्लोथ जिसपे पानी नहीं गिरता है, गिरा भी तो वो गीला नहीं होगा, ऐसे क्लोथ्स आते हैं। ओके, दाग नहीं लगता, ऐसे क्लोथ्स आते हैं। तो इसी तरीके से जो सीलिंग्स और वॉल्स होंगी उनको केमिकली इनएक्टिव रखना है, यानी उस पे अगर केमिकल्स गिर भी गए या फिर जो एसिड्स है, अल्कलीज है, सॉल्वेंट्स है, उस पे उड़ गए, या फिर सपोज बर्स्टिंग हुआ किसी मशीन का और पूरे फ्लोर पे या फिर पूरे रूम में वो डाई फैल गया या फिर कोई भी केमिकल होगा फैल गया, तो वो क्लीनिंग करने में आसानी होनी चाहिए। ओके, क्लीनिंग करने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। वो जो फ्लोर है, वो सरफेस है फ्लोर का, वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। ओके, hence to acquire all the above desirable properties in a wall and floor, it becomes necessary to treat the surface of wall in aseptic area with the process and materials। मतलब जो आगे ये चीजें थी, ये प्रोसेस, उससे उनको वो जो फ्लोर्स और वॉल्स होंगी, ओके, ये असेप्टिक नेचर या फिर जो असेप्टिसिटी, ये जो है उस स्पेसिफिक एरिया की, रूम की, ये एक्वायर करने के लिए ये जो मेथड्स अभी दी है, अभी बताऊंगा मैं मेथड्स जो दी है, वो यूज होती है। क्यों? क्योंकि वहां से कंटामिनेशन फॉरवर्ड ना हो, कंटामिनेशन पास ना हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। ओके, फर्स्ट इज द बेस्ट मेथड टू ट्रीट द रिजिड सरफेस ऑफ वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग इज स्प्रे ऑन टाइल। स्प्रे ऑन टाइल, ये इसमें एक सिरेमिक इपॉक्सी लाइनिंग होती है जो उस स्पेसिफिक फ्लोर पे या फिर जो फ्लोर पे या फिर सीलिंग पे अप्लाई किया जाता है।
जिससे क्या होता है, अगर वो फ्लोर या फिर वो जो सीलिंग है वो पोरस रहा या फिर उसमें कोई पोर्स रहे और इर्रेगुलर सरफेस रहा, तो इससे क्या होगा, वो एकदम स्मूथ सरफेस तैयार हो जाएगा, प्लेन सरफेस तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि क्लीनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, क्लीनिंग करने में आसानी होगी। ओके। Similarly, one of the best material for the floor treatment is ceramic plastic cement, which is applied as the thick coat over the existing rigid floor to form continuous sealed surface. जैसा हमने देखा स्प्रे ऑन टाइल्स, ओके, ये सिरेमिक इपॉक्सी लाइनिंग होती है जो अप्लाई की जाती है जिससे स्मूथ सरफेस तैयार होता है। वैसे ही सिरेमिक प्लास्टिक सीमेंट यूज होता है। ओके, सिरेमिक प्लास्टिक सीमेंट यूज होता है, ये भी उसी तरीके से काम करता है। जो रिजिड सरफेस होगा, जो पोरस सरफेस होगा, उसको एकदम सील्ड सरफेस, कंटिन्यूस सील्ड सरफेस तैयार कर देगा, एकदम स्मूथ सरफेस तैयार कर देगा उससे। Okay. Another flooring material which is used in area of less traffic is a sheet of vinyl with the heated welded seams, which is covered to side walls and applied by using adhesives. Okay. तो और एक मेथड है, जैसा ये स्प्रे ऑन टाइल्स हो गया जिसमें सिरेमिक इपॉक्सी लाइनिंग होती है। दूसरा हो गया सिरेमिक प्लास्टिक सीमेंट, और तीसरा हो गया विनिल शीट्स ऑफ विनिल। तो ये भी यूज होता है जो एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लाइनिंग क्रिएट कर देता है, या फिर जो स्मूथ सरफेस है वो क्रिएट करने में मदद करता है। ओके। सो we'll study this in the next lecture, that is assessment of contamination and spoilage in the pharmaceutical product. Okay, we'll end now with this topic.